नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुण्याल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम टीजीटी नॉन मेडिकल। ऑलरेडी हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करता है इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी जो भी जीके सेक्शन में क्वेश्चन बचते हैं वो सारे के सारे हम इसमें कंप्लीट कर देंगे। और ये पोस्ट कोड 632 है जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा, हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 8 जुलाई 2018 को। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो फर्स्ट है वो है इंडियन पॉलिटिक्स रिलेटेड, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान के अनुसार जब इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसे आपसे नहीं छीना जा सकता? तो वो है राइट टू लिव, राइट टू लाइफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, तो ये दो आर्टिकल है जिन्हें इमरजेंसी के टाइम आपसे नहीं छीना जाता। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 बोलता है पनिशमेंट के रिगार्डिंग कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो लॉ लगते हैं जब तक कोई उन लॉ को नहीं तोड़ता उसे पनिश नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 20 है पर्सनल लिबर्टी और आप कह सकते हो राइट टू लाइफ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी राइट टू लाइफ। बाकी जितने फंडामेंटल राइट रहते हैं वो आपसे सारे के सारे छीन लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल गाइडिंग फैक्टर फॉर द स्टेट टू मीट सोशल नीड्स एंड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर। मान लेते कोई स्टेट है, उसे नए जो सोशल ऑर्डर है या सोशल नीड्स को पूरा करना है, तो उसके लिए गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है? तो उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 में। तो नाम से पता लग रहा है ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टेट को कि उनकी पॉलिसी क्या रहेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और मैंने बता दिया पार्ट 4 में आते हैं। और कई बार ये पूछा जाता है कि जैसे हमारा जो संविधान है वो अलग अलग कंट्री से कुछ एक चीजें उठाई गई है और उसको बनाया गया है। तो ये पूछा जाता है कि जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसकी जो इंस्पिरेशन है वो कौन सी कंट्री से ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड से। ठीक है, तो आयरलैंड कई बार आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फंडामेंटल ड्यूटी हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने बात की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की लास्ट क्वेश्चन में। तो उसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी में जो अमेंडमेंट की गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उन्हें ऐड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कौन सी ईयर में? 1976 में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और कई बार आपसे जो अमेंडमेंट भी पूछी जाती है, आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट थी जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये आता है आर्टिकल 51A के अंडर। आर्टिकल 51A के अंडर आपके पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और जो सजेशन किसने दी थी कि फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो वो दी गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ वो सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? 21, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द। अगर जो हमारे उपराष्ट्रपति है वो रिजाइन कर देते अपनी पोस्ट से, तो वो अपना जो लेटर है रेजिग्नेशन लेटर वो किसे देंगे? तो वो देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस करता हूँ, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। जैसे कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। बट वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते बट उसके बावजूद भी वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और उन्हें राज्यसभा में वोट करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन उनका जो इन केस अगर 50-50 हो जाती है तो तब उन्हें वोट करने का अधिकार होता है, और उनका जो वोट होता है उसे कहते हैं कास्टिंग वोट।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कास्टिंग वोट क्या होता है। और एक जो हमारे सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे देश के, वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द स्टेट मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द, तो हमारे जो राज्य के मंत्री होते हैं उनकी जो सैलरी होती है और उनके जो भत्ते लगते हैं वो कौन डिसाइड करता है। जैसे आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में लगते हो तो आपकी सैलरी भी कोई डिसाइड करता है, और जो मिनिस्टर होते हैं उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है। ठीक है, तो वो डिसाइड की जाती है स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा। ठीक है, जो एमएलए वगैरह चुने जाते हैं हमारे द्वारा, उन्हीं की जो असेंबली होती है, लेजिस्लेशन होती है, उन्हीं के द्वारा डिटरमाइन की जाती है कि उनकी सैलरी और भत्ते क्या रहेंगे। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि जो हमारी एमएलए होते हैं उनकी सैलरी कितनी है, और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें कितनी पेंशन दी जाती है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है, तो वो है आरबीआई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आरबीआई के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीआई की बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, और एक्ट था 1934, और उसके बाद इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 में। और जो पहले गवर्नर थे इसके वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, और उसके बाद पहले जो भारतीय गवर्नर थे इंडिपेंडेंस के बाद वो थे सीडी देशमुख। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सभी जानते हैं मुंबई में है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एट प्रेजेंट इसके गवर्नर कौन है। तो चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के 24, द कंसेप्ट ऑफ नवरत्न इन्वॉल्व्ड इन द यूनियन बजट ऑफ विच ईयर, तो जो कंसेप्ट था नवरत्न का उसे कब ऐड किया गया था यूनियन बजट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए 1997 से लेकर 1998। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे थोड़ी पिक्चर क्लियरिटी थोड़ी लो है, वीडियो क्लियरिटी में कोई फ़र्क नहीं है, ये पिक्चर क्लियरिटी थोड़ी लो है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट आप ऑडियो के माध्यम से भी सुन सकते हो अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो अब समझते हैं कि नवरत्न का कंसेप्ट क्या था। तो बेसिकली क्या था कि जो हमारी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, तो उन्हें डिवाइड किया गया था 3 टाइप्स में, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो उसी में हमारे पास एक था नवरत्न। नवरत्न बेसिकली क्या था, 9 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस थे जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता था ताकि वो ग्लोबल जाइंट्स बन सके। तो यही बेसिकली कंसेप्ट था नवरत्न का कि जो 9 हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो फोकस की गई थी, जिन्हें सपोर्ट किया गया था ग्लोबल जाइंट बनने के लिए 1997 से लेकर 1998 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 25, विच ऑफ द फ्लोइंग एडमिनिस्टर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी IBRD। IBRD की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो देखिए ये वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। तो जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक है वो सिंगल बैंक नहीं है, वो ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपका एक आता है IBRD, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में, और ये बना था 1945 में, और टोटल इसमें जो मेंबर है वो है 189 कंट्रीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका काम यही होता है कि जितनी भी डेवलपिंग नेशन है उन्हें पैसे प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 26, अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट 27, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर इंडिया स्विच्ड ओवर टू डेसिमल करेंसी, इंडिया ने स्विच कब किया था डेसिमल करेंसी के लिए, जो पहले आना पाई सिस्टम चलता था उससे। तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1957 में। तो 27 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी 1957, और करेक्ट डेट है 1 अप्रैल 1957। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के, और ये करंट अफेयर पूछे गए थे इसमें इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई मंथ के। जो एग्जाम था जुलाई में हुआ था, तो लास्ट एक मंथ छोड़ के जो लास्ट के 2 मंथ थे उसके करंट अफेयर पूछे गए थे। तो चलिए इनको भी देख लेते थोड़ा थोड़ा।
28 क्या है, हु हैज वॉन द इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द सीएट क्रिकेटर रेटिंग अवार्ड 2018। तो इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला था? तो ये मिला था विराट कोहली को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 29, हु हैज बीन रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू हैव स्केल्ड द वर्ल्ड टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। तो विश्व की सबसे पुरानी महिला, वृद्ध भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संगीता बहल और ये बिलोंग करती है जम्मू एंड कश्मीर को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटी हैज रिसेंटली बिकम द इंडियाज फर्स्ट सिटी टू रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम। तो इनमें से कौन सी सिटी है जो इंडिया की पहली सिटी बनी है जो दिन के समय में 100% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करती है? तो ये बनी है दीव। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका।